वेलकम टू आर्यन पढ़ाकू। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं और टर्म 1 में हम आपको बायोलॉजी के चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बारे में हम लोग को क्वेश्चंस देखना है कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। अब देखिए क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन 1 होता है, इसमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, सही आंसर हम लोग को सिलेक्ट करना होता है। तो ऐसे ही आपके टर्म 1 के एग्जाम्स में भी आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग प्लान करके प्रिपेयर करके चल लें। नाउ चैप्टर तो आपने पढ़ लिया है, अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे होते हैं इसमें। सम टोटल ऑफ कैरेक्टर विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। ओके, तो ये इस कैरेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं या वेरिएशन कहते हैं। अच्छा देखिए, अब ये क्या होता है, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा बड़े लोगों से कि जो बच्चे के कैरेक्टर्स हैं वो उसके फादर से मैच करिए या मदर से मैच करिए, या कभी कभी आपने सुना होगा कि इस बच्चे की जो हरकतें हैं वो उसके ग्रैंडफादर जैसी हैं, सुना होगा आपने। तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन आते हैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है इस जनरेशन तक, ये बताना है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, जैसे किसी के आइज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर गए हैं, किसी के मान लीजिए सेम ही कैरेक्टरिस्टिक हैं, वही ग्रैंडफादर का, वही फादर का, वही सन का। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक मैच होते हैं ये कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। फाइन, तो चलिए हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस आर ड्यू टू। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हेरिडिटी होती है, मतलब कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है वो कई जनरेशंस में ट्रांसफ़र हो रहा है, और वेरिएशंस हैं तो ये ऐसा क्या होता है, इनमें से जो ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से ये होता है। यहाँ पे आपके गिवन ऑप्शंस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है जो हेरिडिटी और वेरिएशन होता है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन फिर नेक्स्ट जनरेशन में आता है। तो ये बाई किससे होता है? दैट इज बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं होते, चेंजेस नहीं होते हैं। मतलब वहाँ पे सेम ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे जो एक जनरेशन का था वही हर में होगा, बट वहाँ पे वेरिएशंस नहीं होते, चेंजेस नहीं आते, है ना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग अपना आंसर चेक कर लेते हैं और आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन रीजन फॉर द डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ हेरिडिटी बाय मेंडल। अब यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है। मेंडल की डिस्कवरी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मेंडल की डिस्कवरी का रीजन क्या था? द मेन रीजन फॉर द डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का जो लॉ उन्होंने प्रपोज किया था मेंडल साहब ने, उसका रीजन क्या था? ऑप्शन गिवन है, ही एनालाइज्ड एवरी ट्रेट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट ऑप्शन है, ही वाज लकी दैट ही डिडंट कम अक्रॉस लिंकेज। थर्ड ऑप्शन है, हिज प्लांट वेयर ट्रू ब्रीडिंग। और फोर्थ ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो डिस्कवरी हुई थी लॉ ऑफ हेरिडिटी की, मेंडल साहब ने की थी, तो उनके साथ तो ये सारी कंडीशंस थी, तभी तो ये सारे रीजन हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। लाइक उन्होंने एनालाइज किया था एवरी ट्रेट इंडिपेंडेंटली। तो भाई जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स पीस के लिए थे सब उन्होंने इंडिपेंडेंटली ट्रेट जो थे सबको एनालाइज किया था, है ना। ही वॉज लकी दैट ही डिडंट कम अक्रॉस लिंकेज। सही बात है भाई। हिज प्लांट वेयर ट्रू ब्रीडिंग, तो उनके प्लांट्स भी जो थे वो ट्रू ब्रीडिंग है। तो जब हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द लास्ट वन, ऑल ऑफ द अबव। फाइन, नाउ अब हम लोग आंसर अपना चेक कर लेते हैं। तो आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है एलिल्स आर। एलिल्स क्या है? पहला ऑप्शन जो गिवन है दैट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है दैट इज लिंक्ड जीन्स, थर्ड ऑप्शन है डोमिनेंट जीन्स एंड फोर्थ वन इज ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। तो ये तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको आता होगा जिसने भी ये चैप्टर को टच किया है। तो एलिल्स क्या होते हैं? हमारे ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन होते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है सबको। नाउ अब हम लोग आंसर चेक करते हैं, तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन लॉजिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो जो टू द पॉइंट होंगे वो तो आप बड़े इजीली कर लोगे, पर जो क्वेश्चन लॉजिकल पूछे जाते हैं, लाइक इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक लाइन, तभी आप समझ पाओगे। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ प्लांट, क्वेश्चन है हमारा, इफ अ प्लांट heterozygous for tallness is served, the F2 generation has both tall and dwarf plant, these prove the principles of। यहाँ पे पूछा जा रहा है, कोई कंडीशन दी हुई है। फाइन, अब कोई कंडीशन दी हुई है और फिर पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल प्रूव होता है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया? लेट्स सी। इफ अ प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर टॉलनेस, प्लांट में अगर हेटेरोजाइगस है फॉर टॉलनेस, टॉलनेस की कंडीशन में, द F2 जनरेशन हैज बोथ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट। तो जो F2 जनरेशन में हमें रिजल्ट मिलता है वो उसमें टॉल और डॉर्फ दोनों का है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शंस क्या दिए हैं? डोमिनेंस, सेकंड दिया है सेग्रीगेशन, थर्ड दिया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड फोर्थ दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सेग्रीगेशन। फाइन, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो आंसर है हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऐसे आपके कुछ, मान लीजिए कोई केस दे दिया, कुछ कैरेक्टर्स दे दिए, उस बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाउ सी, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। The F2 phenotypic ratio is, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 phenotypic ratio क्या है? क्या है? 1:2:1 है, और 2:1 है, और 3:1 है, और 1:3:1 है। फाइन, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 3:1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, है ना, एकदम ही इजी क्वेश्चन है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 फेनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो सही है हमारा बिल्कुल आंसर, दैट इज 3:1। कुछ कैरेक्टर थ्री केसेस में एक जैसे कैरेक्टर मिलते हैं और एक कैरेक्टर जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। फाइन, तो इसके लिए आप लोग पूरा, मतलब जो भी फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो हम लोग पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। अब सी, when an individual is having both the allele of contrasting character, it is said to be, अगर एक इंडिविजुअल है उसके पास जो एलिल हैं उसमें दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, तो उसे क्या कहेंगे? होमोजाइगस, होमोजाइगस कहेंगे, सेकेंड ऑप्शन दिया है हेट्रोजाइगस कहेंगे, थर्ड ऑप्शन दिया है डायोशियस कहेंगे, फोर्थ ऑप्शन दिया है मोनोशियस कहेंगे। ओके, तो क्या कहेंगे हम लोग? भाई जब दो कैरेक्टर हैं और दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, कंट्रास्ट कैरेक्टर हैं, तो वो तो हेट्रो हो जाएगा ना। होमो मतलब सेम हो जाता है, हेट्रो मतलब क्या हो जाता है? डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वन, हेट्रोजाइगस। चलिए आंसर मैच करें हम लोग, तो आंसर है हमारा बिल्कुल भी सही। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं, तो जितनी अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। फाइन, टू द पॉइंट होता है एनसीईआरटी, उसमें ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें होती नहीं है। तो आप जितने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ोगे उतने अच्छे से टर्म 1 के एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द रिजल्ट ऑफ, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसका रिजल्ट है? बैक क्रॉस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, या फिर
कोडोमिनेंस का। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है ये रिजल्ट होता है बैक क्रॉस का, दैट इज द रिजल्ट ऑफ बैक क्रॉस। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट वन, बैक क्रॉस। नाउ लेट्स चेक द आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी? चलिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बुक में लिखा होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और उसके आगे ब्रैकेट में कुछ लिख दिया, या फिर कभी कभी ब्रैकेट में कुछ लिख देता है शॉर्ट फॉर्म में, एक पूरा सेंटेंस लिख दिया फिर वहाँ पे कुछ ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो उस चीज़ को भी आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है कि उससे क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, तो एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है और ये आपके ऑप्शंस भी हैं। क्वेश्चन क्या है? प्यूनेट स्क्वायर इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो प्यूनेट स्क्वायर होता है ये किस लिए अच्छा होता है, मतलब किस लिए इसको समझ सकते हैं कि ये यूजफुल है। द ऑप्शंस आर द टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म ड्यूरिंग मियोसिस, सेकेंड है द रीजन फॉर डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर, थर्ड है द जीनोटाइप्स एंड द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, and the last one is the reason for segregation of characters। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस गिवन है, सही आंसर आपको बताना है। तो जो प्यूनेट स्क्वायर होता है ये यूजफुल होता है द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। इससे हम जीनोटाइप और फिनोटाइप के कैरेक्टर्स को निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड वन है और हम लोग इसका आंसर चेक कर लेते हैं और आंसर बिल्कुल भी सही। क्लियर? कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चंस अभी तक आपको मिले हैं एक आध को छोड़ के। तो भाई कुछ क्वेश्चंस तो टफ रहेंगे, कुछ आपके लॉजिक पे भी बेस्ड रहेंगे, कुछ आपके मतलब मेंटल लेवल को भी चेक किया जाएगा कि क्या आपने सही से चैप्टर को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ के अच्छे से एकदम ध्यान से। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी क्या दिया हुआ है? रेड। ओके, रेड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल आर एंड कैपिटल आर से। रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विथ वाइट, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर पिंक, दिस इंडिकेट दैट आर जीन इज। अब यहाँ पे देखिए रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर प्लांट है, उसको क्रॉस किया गया है वाइट फ्लावर के प्लांट से। उसके बाद क्या मिला? ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर पिंक। तो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स मिले उन प्लांट्स के क्रॉस कराने के बाद दे ऑल आर पिंक, दिस इंडिकेट दैट आर जीन इज। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आर जीन क्या है। सो गिवन ऑप्शंस हैं हाइब्रिड, रिसेसिव, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और म्यूटेंट। ठीक है, तो जब आर रेड फ्लावर है, रेड प्लांट फ्लावर है, तो उसको जब क्रॉस करवाया गया है वाइट फ्लावर प्लांट से, तो यहाँ पे जो अगर वहाँ पे पूरा पिंक मिल रहा है, ओके, तो पिंक मिल रहा है तो वो क्या शो कर रहा है? दे आर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फाइन, चलिए आंसर चेक कर ले हम लोग। तो आंसर है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, तो ऐसे आपसे कुछ केस दे दिया जाएगा, लाइक ये जो केस गिवन है ऐसे केसेस दिए जा सकते हैं, कुछ अदर केसेस दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, वहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, या जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि आर जीन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सी यहाँ पे कुछ और केस आपको दिया हुआ है। अब इस केस को देखना है कि इस केस में क्या लिखा हुआ है और इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। फाइन, नाउ मूव करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या है। इन स्नैपड्रैगन व्हेन अ रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ वाइट फ्लावर वन, द रिजल्टेंट हाइब्रिड प्लांट हैव पिंक कलर flowers. If F1 hybrid is crossed with a white flowered plant, the progeny will be C. क्या क्वेश्चन किया गया है? क्वेश्चन ये है स्नैपड्रैगन के केस में, जब एक रेड फ्लावर प्लांट को क्रॉस किया गया है वाइट फ्लावर वन से, ओके,
तो रिजल्टेंट हाइब्रिड प्लांट जो है उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स मिल रहे हैं। फाइन। नाउ इफ F1 hybrid is crossed with a white flower plant, the progeny will be, अगर F1 hybrid जो मिली है उसको क्रॉस करवा दिया जाए white flower से, ये जो यहाँ पे white flower plant है उसको फिर से F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवा दिया जाए तो जो प्रोजेनी मिलेगी वो क्या होगा? ओके, तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? 10% रेड, मतलब 10% रेड मिल सकते हैं। The red flower and white flower ratio is 3:1. जो red flower और white flower का रेशियो है that is 3:1. थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? The pink flower and white flower ratio is 1:1. And the last one is the pink, red, white flower ratio is 1:2:1. तो भाई अगर पहले ऑप्शन के साथ अगर हम लोग जाते हैं तो पहले ऑप्शन पे लिखा हुआ है 10% रेड, तो जब ऑलरेडी फ्लावर्स पिंक हमें ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं तो उनको वापस से अगर वाइट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो रेड मिलने के चांसेस हैं क्या? पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। द रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर रेशियो इज 3:1, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पिंक को क्रॉस करवाया जा रहा है, मतलब F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ वाइट फ्लावर। तो F1 हाइब्रिड में हमें कुछ पिंक मिलेंगे ना, कुछ पिंक मिलेंगे, अब फिर उनको हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं वाइट के साथ, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? द पिंक फ्लावर एंड वाइट फ्लावर रेशियो इज 1:1। जब पिंक फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस करवाया जाएगा तो हमें पिंक फ्लावर या वाइट फ्लावर ही मिलेंगे, तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? थर्ड वन। फाइन, चलिए आंसर चेक कर ले हम लोग, तो आंसर है हमारा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कोई इशू नहीं है। नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके पहले वाले क्वेश्चन केस स्टडी टाइप था। फाइन, तो मतलब कुछ आपको स्पेसिफिक केसेस दे दिए जाएंगे, उस बेसिस पे आपको आंसर सेलेक्ट करना होगा। ठीक, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। विच इज कॉल्ड अ प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन पूछा जा रहा है, वो क्या है? फाइन, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओनली, कंट्रोल अ कैरेक्टर ऑफ प्लांट, कंट्रोल वन कैरेक्टर इन एसोसिएशन विथ अदर, एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। तो जो प्लियोट्रोपिक जीन होते हैं ये एक टाइम मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर को ये कंट्रोल करते हैं। फाइन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? फोर्थ वन। ठीक, चलिए आंसर चेक कर ले हम लोग, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, लास्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है। अब सी, यहाँ भी एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आंसर होगा। फाइन, नाउ पहले हम लोग देख लेते हैं। सी, एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है? इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट विथ येलो राउंड सीड्स वेयर क्रॉस्ड विथ प्लांट्स हैविंग ग्रीन wrinkled seeds, the phenotypic ratio of F1 progeny। क्या दिया एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें पी प्लांट लिया गया जिसके येलो राउंड सीड्स थे, येलो राउंड सीड्स थे, उसको क्रॉस करवा दिया गया ग्रीन रिंकल्ड सीड के प्लांट से। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F1 प्रोजेनी, फिनोटाइपिक रेशियो F1 प्रोजेनी की पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या गिवन है। 9 येलो राउंड, 3 ग्रीन राउंड, 3 येलो रिंकल्ड, 1 ग्रीन रिंकल्ड। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑल रिंकल्ड ग्रीन, थर्ड दिया हुआ है ऑल येलो राउंड, एंड फोर्थ दिया हुआ है 1 येलो राउंड, 1 ग्रीन राउंड, 1 येलो रिंकल्ड एंड 1 ग्रीन रिंकल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? दैट इज द लास्ट वन। 1 येलो राउंड मिलेगा, 1 ग्रीन राउंड मिलेगा, 1 येलो रिंकल्ड मिलेंगे एंड 1 ग्रीन रिंकल्ड मिलेंगे। अच्छा, इसके लिए जरूरी क्या है आपको, कैसे आप इसका आंसर पा पाओगे कि सही है या गलत? तो इसके लिए आपको अच्छे से सारे रेशियोज की प्रैक्टिस करनी होगी कि कौन सा रेशियो
करेक्ट है और कौन सा नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसे केसेस आपको दे दिए जाएंगे, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप तुरंत वहीं पे निकाल लोगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बट अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको नहीं आता, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे छूट जाएंगे या गलत आंसर पे आप टिक कर दोगे। ठीक है, तो जितने अच्छे से हो सके स्क्वायर्स की, प्यूनेट स्क्वायर, F1 प्रोजेनी, जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक रेशियो निकालना आप बहुत जल्द से जल्द सीख जाइए। बहुत इजी होता है, कोई टफ नहीं है ना। तो उससे आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने में आपका टाइम भी बचेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी गेन करने में हेल्प करेंगे। ठीक, नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स की तरफ प्रोसीड करेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which genotypic character an organism that is heterozygous for two genes? पूछा जा रहा है कौन सा जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी ऑर्गेनिज्म में दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर टू जीन्स, जो हेट्रोजाइगस है टू जीन्स के लिए। ओके, तो ऑप्शन क्या है आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है। फाइन, तो अब यहाँ पे जब जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक किसी ऑर्गेनिज्म का निकालते हैं और हेट्रोजाइगस होते हैं 2 जीन्स, तो क्या होंगे, सारे कुछ हमें ऐसे मिलेंगे, फाइन, कुछ हमें ऐसे मिलेंगे, कुछ हमें ऐसे मिलेंगे और कुछ ऐसे मिलेंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 4th वन। ओके, चलिए आंसर देख लेते हैं। तो जो जीनोटाइपिक कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है 2 जीन्स के लिए, तो ये 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ रिसेसिव होंगे, कुछ डोमिनेंट होंगे, तो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। या जब आप अच्छे से बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, उनसे अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और उन्हीं में आंसर सही होता है। फाइन, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सी, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे पूछा जा रहा है कि फ्रॉम अ क्रॉस, ये और ये, इनका अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं, फॉलोइंग जीनोटाइपिक रेशियो विल बी ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कौन सी जीनोटाइपिक रेशियो हमें मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। फाइन, अब इनमें से करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। ओके, तो अगर इसका अगर आप क्रॉस करवाओगे, फाइन, तो क्या मिलेगा आपको, तो अगर हम लोग इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमें भाई ये मिलेगा। फाइन, यहाँ पे आपके डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो बहुत समझदारी से करने वाले ये क्वेश्चंस हैं, या ये चैप्टर कहें तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। अगर आपने जितने अच्छे से रेशियो निकालना सीख गए, जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, प्यूनेट स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, नाउ आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो आंसर है हमारा करेक्ट। फाइन, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोल द डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन ऑन अ क्रोमोसोम। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मोल द डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। ऑप्शंस क्या गिवन है, more is the linkage strength, lesser is the linkage strength remain unchanged, or there is no relationship between the two. Fine, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, lesser is the linkage strength। जब जो 2 जीन्स होते हैं क्रोमोसोम में, अगर इनमें डिस्टेंस कम हो रही है तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि उनके लिंकेज स्ट्रेंथ जो होते हैं वो लेसर होते हैं, स्पेस कम हो जाती है वहाँ पे। फाइन, तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, और आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the first animal for which a linkage map was constructed by
ऐसा कौन सा फर्स्ट एनिमल है जिसका लिंकेज मैप सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो भाई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जो आपके ऑप्शंस गिवन हैं इसमें से सबसे पहला ऑप्शन है ड्रोसोफिला, नेक्स्ट ऑप्शन है रैट, तीसरा ऑप्शन है न्यूरोस्पोरा एंड फोर्थ ऑप्शन है पाइसम स्टेवियम। अब भाई इसमें तो बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है, ये तो एकदम आंख बंद करके आंसर करने वाला क्वेश्चन है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ड्रोसोफिला है। ओके, क्योंकि जो पहला एनिमल है लिंकेज मैप के लिए जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था ये ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला के लिंकेज मैप को बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक, चलिए नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। अ क्रॉस बिटवीन अ plant heterozygous for two factors and a plant recessive for both the factor given a phenotypic ratio of, एक क्रॉस हुआ किसके बीच में? a plant heterozygous for two factor, एक प्लांट है जिसमें हेट्रोजाइगस के दो फैक्टर हैं और एक प्लांट है जो रिसेसिव है दोनों कैरेक्टर्स के लिए। ओके, तो जो गिवन फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या होगा? That is 9:1:1:7, 9:3:3:1, 1:1:1:1 और 1:7:7:1। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि क्या होगा। तो जब क्रॉस होता है प्लांट के हेट्रोजाइगस में अगर दो फैक्टर हैं और उनमें क्रॉस किया जाए एक ऐसे प्लांट से जिसमें रिसेसिव हैं दोनों कैरेक्टर, तो जो फेनोटाइपिक रेशियो होगा दैट इज 1:1:1:1। ठीक, ये भी एकदम आंख बंद करके आंसर करने वाला क्वेश्चन था। ओके, तो ये बिल्कुल सही है ना? इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कोई टफ है ही नहीं। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is test cross? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रॉस कौन सा है इनमें से। फाइन, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं और टेस्ट क्रॉस हमेशा किसमें होता है? टेस्ट क्रॉस हमेशा कुछ रिसेसिव फैक्टर कुछ डोमिनेंट फैक्टर्स में होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका सेकेंड वन है। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन था। नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। म्यूटेशन क्या है? चेंज दैट इज इनहेरिटेड और चेंज इन पेरेंट्स नॉट इनहेरिटेड, प्लांट ग्रोथ कंट्रोलिंग फैक्टर, चेंज विच अफेक्ट द ऑफस्प्रिंग ऑफ F2 जनरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? जब जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होने लगती है तो उसे ही म्यूटेशन कहते हैं। दैट इज चेंज दैट इज इनहेरिटेड। फाइन, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। फाइन, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडिएशन दैट एक्ट एज अ म्यूटेजन? इनमें से ऐसा कौन सा है रेडिएशन जो एक्ट करता है म्यूटेजन की तरह, मतलब वो म्यूटेशन कॉज करने में हेल्प करता है? तो भाई अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन है एक्सरे, बीटा रे, गामा रे, यूवी रेज। यूवी रेज इट मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज और अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है, जीन्स में चेंजेस हो जाते हैं। फाइन, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है ये पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन क्या है? क्रोमोसोम म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और एनवायरमेंटल इफेक्ट। तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये एग्जाम्पल होता है पॉइंट म्यूटेशन का। ठीक, सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दैट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर हो सकता है कि सिकल सेल एनीमिया से कुछ और क्वेश्चन आ जाए कि कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोमल aberrations are commonly observed in somatic cells, reproductive cell, cancer cells और germ cells।
तो जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस होते हैं ये कॉमनली ऑब्जर्व किए गए हैं कैंसर सेल में। ये किस में मेनली देखे गए हैं? दे आर मेनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। जो सेल्स कैंसर कॉज करते हैं, कैंसर डिजीज आप सबने सुनी होगी, तो जो सेल्स कैंसर कॉज करते हैं उनको जीन होता है जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से जो ये जीन होता है उनको जीन ये हेल्प करता है कैंसर को कॉज करने में। तो जो क्रोमोसोमल एब्रिएशन होते हैं ये कॉमनली ऑब्जर्व किए गए हैं कैंसर सेल्स में। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। एल्फ्रेड स्टुअर्ट, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये एक साइंटिस्ट महोदय हैं, इन्होंने किस चीज के बारे में बताया था। फाइन, 4 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं आपको, इनमें से सही आपको बताना है। पहला है यूज्ड जेनेटिक मैप, इन्होंने क्या किया? यूज जेनेटिक मैप एक्सटेंसिवली एट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग होल जीनोम्स। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? knew that the gene were located on the X chromosome are showing more linkage. Third क्या दिया हुआ है? Use the frequency of recombination between the gene pairs on the same chromosome. And the last one is coined the term linkage. तो जो एल्फ्रेड स्टुअर्ट थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टर्म लिंकेज को कॉइंड किया था। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 4th वन। अब देखिए, अब आप कहोगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसा है, साइंटिस्ट से रिलेटेड पूछा गया है, किसी के इन्वेंशन से रिलेटेड पूछा गया है, किसी की डिस्कवरी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से साइंटिस्ट के नाम, उनके रिलेटेड डिस्कवरी या उन्होंने किस चीज़ पे काम किया था या किस चीज़ को इन्वेंट किया था, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हर एक चैप्टर में, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइन, हो सकता है पूरे जो आपके टर्म 1 के एग्जाम है उनमें से किसी एक ही साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाए। अब वो साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर के हैं, किस चीज के हैं, क्या उन्होंने किया था, पूरा। ओके, तो ये पार्ट भी आप पढ़ लीजिएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेंडल। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए 4 स्टेटमेंट लिखे हैं और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें आंसर देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक, देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल अबाउट द मेंडल। मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सी, पी प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 सीजन। तो पी प्लांट क्या करते हैं? अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। नाउ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट। इट हैज ओनली 7 हेरिटेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पी प्लांट में सिर्फ और सिर्फ 7 हेरिटेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ही हो, मोर देन दैट है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। फाइन, ये वाला हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इट पजेस प्योर लाइन्स एज दे शो सेल्फ पॉलिनेशन। तो भाई ऐसा तो होता है कि पीस में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। इट कैन नॉट बी क्रॉस्ड इजीली। ऐसा तो है नहीं भाई, मेंडल साहब ने प्लांट चुना था क्योंकि वो एक तो उसकी लाइफ साइकिल कम थी, एक सीजन में ही वो कंप्लीट हो जाता था, दूसरे ये बहुत इजीली क्रॉस्ड हो जाते थे। सो दैट स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमें क्या मिला? फर्स्ट एंड थर्ड। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये नहीं है। सेकंड एंड थर्ड, ये भी नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड, ये थर्ड वन, तो ये हमें मिल गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर हमारा सही है। तो देखिए आपका आंसर बिल्कुल भी सही है। ठीक, तो ऐसे केसेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी ने क्यों चुना या किस लिए चुना। फाइन, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज करेक्ट अबाउट म्यूटेशन। इनमें से कौन सा म्यूटेशन के लिए करेक्ट है या म्यूटेशन को एग्री करता है? फाइन,
आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। म्यूटेशन जनरेट मोर वेरिएशन देन हाइब्रिडाइजेशन, तो भाई बिल्कुल सही है, म्यूटेशन जनरेट करते हैं ज़्यादा वेरिएशन इन कंपैरिजन टू हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज ट्रू। नाउ physical mutations like ultraviolet rays cause only structural changes in chromosome, so that is also true, क्योंकि जो physical mutations होते हैं like UV rays, ये क्या करते हैं, ये cause करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। नाउ chromosomal aberrations are commonly observed in cancer cell, so that is also true, chromosomal aberrations जो होते हैं ये commonly observed होते हैं कैंसर सेल्स में। फाइन, नेक्स्ट देखें, सिकल सेल एनीमिया डिजीज caused due to point mutation, frame shift mutation, so that is also true, क्योंकि अभी हम लोगों ने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था जिसमें पूछा गया था कि सिकल सेल एनीमिया जो होती है डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय, तो ऑप्शन मिला था हमें पॉइंट म्यूटेशन। तो भाई यहाँ पे तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, सारे पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमें क्या मिलेगा, पहले दिया हुआ है 1 and 2 ओनली, तो ये तो होंगे नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, तो ये भी नहीं है। फिर देखते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, ये भी नहीं है। लास्ट में मिलता है हमें ऑल आर करेक्ट, तो भाई सही बात है, सारे ऑप्शंस बिल्कुल भी करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आंसर चेक करते हैं हम लोग, तो आंसर है हमारा सही, ऑल आर करेक्ट। ठीक, ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जल्दी जल्दी में आपने एक स्टेटमेंट नहीं पढ़ा और उसके बाद गलत कर बैठोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। चारों स्टेटमेंट पढ़ना, फिर ऑप्शंस मैच कराना कि कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर में ऑल ऑफ द अबव सही ही हो सकता है 3 सही हो सकता है 2 सही हो सकता है 1 ही सही हो। फाइन, हो सकता है सारे के सारे गलत हों। ठीक, तो बहुत समझदारी से ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। कम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और 4 स्टेटमेंट गिवन है और उसके बाद 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सी क्वेश्चन, a cross is made between a homozygous dominant plant with a homozygous recessive plant on the basis of one character. In the F2 generation, the genotype of the progeny are appear in 1:2:1 ratio. It may indicates the क्वेश्चन समझ में आया आपको कि एक क्रॉस करवाया गया है किसके बीच में, होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट और होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट में क्रॉस करवाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे। In the F2 generation, the genotype of the progeny are appear in 1:2:1 ratio. जो F2 generation में जो जीनोटाइपिक है प्रोजेनी का वो हमें मिला है 1:2:1। ओके, तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? फाइन, इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा लॉ फॉलो होगा। तो पहले दिया हुआ है यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा यहाँ पे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट में इट इज फॉलो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी फॉलो होगा, को डोमिनेंस ये भी फॉलो होगा। तो हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल भी सही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें कहाँ मिल रहा है? फोर्थ ऑप्शन पे मिल रहा है। अब चलिए हम लोग अपना आंसर चेक कर ले, तो आंसर हमारा फोर्थ वन करेक्ट है। ठीक, देखा आपने कि यहाँ पे एक आंसर मैच नहीं कर रहा है, बाकी 3 मैच कर रहे हैं। इसके पहले वाले में सारे के सारे सही थे। तो ऐसे केसेस में बहुत समझदारी से काम लेना होगा आपको और बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना होगा, वरना आप गलत कर बैठोगे। अब सी, यहाँ पे कोई टेबल दी हुई है और इसमें 2 और टेबल दी हुई है, 3 कॉलम दिए हुए हैं और करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। फाइन, चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। सी,
सबसे पहले दिया हुआ है फिनोटाइप, उसके बाद दिया हुआ है जीनोटाइप, उसके बाद दिया हुआ है नेचर ऑफ द ट्रेट। अब फिनोटाइप में क्या दिया हुआ है तो लेट्स सी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फिनोटाइप की तो इसमें दिया हुआ है होमोजाइगस टॉल, नेक्स्ट दिया हुआ है हेट्रोजाइगस टॉल, एंड थर्ड दिया हुआ है होमोजाइगस ड्वार्फ, और फोर्थ दिया हुआ है F1 हाइब्रिड। तो होमोजाइगस टॉल के साथ जीनोटाइपिक ये दिया हुआ है, हेट्रोजाइगस टॉल में ये दिया हुआ है, होमोजाइगस ड्वार्फ में ये, और F1 हाइब्रिड में ये दिया हुआ है। अब नेचर ऑफ ट्रेट पूछा जा रहा है कि क्या ये डोमिनेंट है या ये रिसेसिव है या ये रिसेसिव है या ये डोमिनेंट है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आपको? 3 कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे, फिनोटाइप, जीनोटाइप और नेचर ऑफ ट्रेट बताया गया है। अब इसमें से आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो जो होमोजाइगस टॉल होगा उसका ये जीनोटाइप होगा, करेक्ट है। ये डोमिनेंट भी होता है, बिल्कुल सही बात है, तो हमें फर्स्ट करेक्ट मिला। नेक्स्ट देखें हम लोग हेट्रोजाइगस टॉल, तो ये कुछ ऐसा होगा और रिसेसिव होगा, तो ऐसा तो है नहीं, ये तो नहीं होगा। थर्ड पे अगर हम लोग देखें तो होमोजाइगस ड्वार्फ है, ड्वार्फ के केस में आपको ये मिलता है और ये रिसेसिव होता है, बिल्कुल सही बात है, तो थर्ड हमारा करेक्ट है। F1 हाइब्रिड में भी दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है डोमिनेंट, तो ये ऐसा नहीं होता है। मिला क्या क्या हमें? फर्स्ट एंड थर्ड हमें करेक्ट मिला, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर, कोई इशू नहीं है। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं कि कोई जीनोटाइपिक कैरेक्टर दे दिया, कोई फिनोटाइपिक कैरेक्टर दे दिया, नेचर ऑफ ट्रेट दे दिया, या हो सकता है सिर्फ जीनोटाइप फिनोटाइप पूछ लिया आपसे, या फिनोटाइप और नेचर ऑफ ट्रेट पूछ लिया, या जीनोटाइप और नेचर ऑफ ट्रेट पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई वो तो एग्जामिनर है। अब एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से पूछ सकते हैं, बट इतना याद रखिएगा कि सब कुछ सिलेबस से ही आएगा। ओके, तो आप उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। फाइन, नाउ मूव करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी देखिए कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ भी आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन ही बताना होगा, रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताना है। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी तक आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना था, अब आपको रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताना है, और रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताने पे आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। इंटरेस्टिंग चीज़, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। नाउ सी, तो सबसे पहले दिया हुआ है मोनोहाइब्रिड बैक क्रॉस, इसका ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और ऑल होमोजाइगस प्रोजेनी। दूसरा दिया हुआ है डाइहाइब्रिड बैक क्रॉस, इसका कॉम्बिनेशन ये है, और ऑल हेट्रोजाइगस प्रोजेनी। थर्ड बात करें तो इसमें मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है प्रोजेनी इन 1:1 रेशियो। एंड द लास्ट वन इज डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इसका कॉम्बिनेशन ये है ऑल होमोजाइगस प्रोजेनी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, करेक्ट आप देख लीजिए करेक्ट कौन सा है, उसके बाद तो आपको रॉन्ग तो मिल ही जाएगा। फाइन, तो करेक्ट यहाँ पे हमारा कौन सा है, तो करेक्ट हमारा यहाँ पे थर्ड वन है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इसका ये है प्रोजेनी इन 1:1 रेशियो। तो रॉन्ग कौन से होंगे हमारे, रॉन्ग कौन से बचे आपके, रॉन्ग आपके बचे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक, चलिए आंसर चेक कर ले इसी बात पे हम लोग। तो आंसर अगर हम लोग चेक करें तो भाई सही है, क्योंकि इनके 3 स्टेटमेंट रॉन्ग थे, आपने सही सेलेक्ट कर लिया तो आपको रॉन्ग पता चल गया। अब यहाँ पे अगर राइट लिखा होता, करेक्ट स्टेटमेंट लिखा होता, करेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा होता, तो आप रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते, आपको राइट मिल जाता, है ना। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स या कुछ दिमाग लगा के आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन है। फाइन, लेट्स सी, 4 स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं, कंडीशन क्या है वो भी पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू डाइहाइब्रिड F2 प्रोजेनी बेस्ड ऑन देयर नंबर। ओके, तो लेट्स सी, पहले दिया हुआ है यहाँ पे प्रोजेनी विद अ पैरेंटल जीनोटाइप, दूसरा दिया हुआ है आपका प्रोजेनी विद F1 फिनोटाइप, तीसरा दिया हुआ है आपका प्रोजेनी विद डबल होमोजाइगस जीनोटाइप, और फोर्थ दिया हुआ है आपका प्रोजेनी विद सिंगल होमोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, पूछा जा रहा है जो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है फॉलोइंग रिलेटेड टू डाइहाइब्रिड प्रोजेनी बेस्ड ऑन देयर नंबर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है,
तो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर चले तो पहले हमें मिलेगा प्रोजेनी विथ F1 फिनोटाइप, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1। इसके बाद देखें तो सेकंड पे हमें मिलेगा प्रोजेनी विथ सिंगल होमोजाइगस जीनोटाइप। नाउ मूव करें तो इसके बाद हमें मिलेगा ये थर्ड वन प्रोजेनी विथ डबल होमोजाइगस जीनोटाइप, और ये हमें मिलेगा लास्ट में, ठीक। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सेकंड हमें कहाँ मिल रहा है? पहले नंबर पे यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ हमें इसके बाद कहाँ मिल रहा है? हमें करेक्ट ऑप्शन हमें सेकंड मिल रहा है फोर्थ पे, तो सेकंड ये है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर सही होगा। चलिए चेक कर ले हम लोग अपना आंसर, तो हमारा आंसर थर्ड सही है, ठीक है। अरेंज करना होगा, असेंडिंग भी पूछा जा सकता है, डिसेंडिंग भी पूछा जा सकता है। अब अगर आपने अरेंजमेंट सही कर लिया तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि सही सीक्वेंस पता चल गया तो आप बिल्कुल इजीली आंसर पर पहुंच सकते हो। फाइन, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन में देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ आता है असर्शन का, दूसरा दिया होता है रीजन का। असर्शन मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा होगा, रीजन मतलब जो असर्शन का वो रीजन लिखते हैं। अब ये 4 ऑप्शन पता है आपको सारे क्वेश्चन में सेम होते हैं असर्शन रीजन के, ये 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। सी पहला ऑप्शन क्या दिया होता है इनमें, पहले हम लोग आपको बता दें कि इसमें होता क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया होता है बोथ A and R आर ट्रू, मतलब assertion and reason आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। मतलब जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बोथ A and R आर ट्रू, मतलब assertion and reason आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। पर जो ये रीजन दिया हुआ है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं पर ये रीजन सही नहीं दिया हुआ। थर्ड देखें A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, मतलब असर्शन सही है और रीजन जो है ये फॉल्स है। और फोर्थ देखें A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, असर्शन गलत है रीजन सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन में ये 4 ही ऑप्शन दिए होते हैं और इन चारों पे ही यहाँ पे केसेस अलग अलग दिए होते हैं, उस बेसिस पे आपको बताना होता है कि कौन सा आंसर सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन जीनोटाइप, और रीजन क्या दिया हुआ है? जीनोटाइप इज द टाइप ऑफ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई। जो ये कह रहे हैं वो अगर हम मान लें तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो असर्शन और रीजन है ये दोनों ही ट्रू है। जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म के उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप। फाइन, जीनोटाइप जो होते हैं ये टाइप के हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है एक ऑर्गेनिज्म की। तो असर्शन और रीजन हमारे दोनों सही है एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हमारा सही होगा? फर्स्ट वन, ठीक है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं इसी बात पे, तो आंसर हमारा सही है ना। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में, ओके। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के जैसा आपको मिल गया है। सी असर्शन क्या दिया हुआ है? द F2 progeny dihybrid cross in pea plant show 4/16 combination which are homozygous for both characters। और रीजन क्या दिया हुआ है? द F1 hybrid plant produce 4 type of gamete during selfing। फाइन, तो यहाँ भी आप देखिए जो असर्शन और रीजन है ये दोनों तो करेक्ट है, क्योंकि सी जो F1 प्रोजेनी डाइहाइब्रिड क्रॉस होते हैं पी प्लांट में ये क्या शो करते हैं? 4:16 का कॉम्बिनेशन शो करते हैं जो कि होमोजाइगस होता है दोनों कैरेक्टर के लिए। सही बात है भाई। द F1 हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ गैमेट ड्यूरिंग सेल्फिंग। तो F1 हाइब्रिड प्लांट जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं 4 टाइप के गैमेट ड्यूरिंग सेल्फिंग, ठीक है। तो असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा असर्शन का, ठीक।
चलो भाई इसी बात पे आंसर चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा सही आंसर है। फाइन, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है कुछ। सी assertion and reason। अब assertion reason क्या है? Improved variety of crop plant with several desirable character can be obtained due to mutation। Improved variety के अगर हमें crop plants मिल रहे हैं और उसमें several characteristic है जो कि obtained हो रहे हैं due to mutation। Fine। Next क्या दिया हुआ है? Mutation generate a large amount of variability in a population। तो म्यूटेशन जब होगा तो वेरिएशंस तो होंगे ही ना। पहले देखिए, इम्प्रूव वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट विद सेवेरियल डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी ऑब्टेन ड्यू टू म्यूटेशन। जब जीन्स में चेंजेस होंगे तो म्यूटेशन होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस वेरिएशन हमें मिलेंगे ही। और अगर उसको जानबूझ के किया गया है, मतलब साइंटिफिकली किया गया है, तो उससे हमें सही रिजल्ट मिलेगा, इसी के लिए किया गया है। नाउ म्यूटेशन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। तो म्यूटेशन एक लार्ज अमाउंट में वेरिएशन शो करते हैं, पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और जो रीजन दिया है ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट वन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, चलिए आंसर चेक कर ले हम लोग। तो आंसर हमारा करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है बिल्कुल भी। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फाउंड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ये फाउंड होता है बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में। ठीक है भाई, अगर हम लोग असर्शन देखें तो नाउ रीजन की बात करें तो क्या दिया हुआ है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन स्नैपड्रैगन। ठीक है, दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं और असर्शन और रीजन है, और इनमें से करेक्ट आपको बताना है कि करेक्ट क्या होगा। फाइन, तो यहाँ पे देखिए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो ऐसा तो होता नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की कंडीशन दोनों में नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीटली फॉल्स हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन स्नैपड्रैगन, तो ये तो बिल्कुल सही है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हमें ऑब्जर्व हुआ था ये स्नैपड्रैगन के केस में हुआ था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, फोर्थ वन। ठीक, नाउ आंसर चेक कर ले हम लोग। तो आंसर हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है, ये दोनों कंडीशन सेम होती है, पता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे आपके पेपर में लिखा होगा, बट हो सकता है ये दोनों ऊपर नीचे हो। मतलब कि पहले यहाँ बोल दिया जाए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, और यहाँ बोल दिया जाए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऑप्शंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, इतना आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि हमें करना ही करना है। फाइन, उसके बाद ही आपको ऑप्शंस सेलेक्ट करना। ठीक, तो बहुत अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही सेलेक्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्यूनेट स्क्वायर मेथड इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द पॉसिबल यूनियन ऑफ गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और रीजन दिया हुआ है प्यूनेट इज अ ब्रिटिश स्टैटिशियन। प्यूनेट एक ब्रिटिश स्टैटिशियन थे, ये पूछा जा रहा है। तो भाई अगर प्यूनेट स्क्वायर मेथड की बात करें तो इट अंडरस्टैंड द पॉसिबल यूनियन ऑफ गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो ये तो सही लिखा हुआ है। बट जो ये लिखा हुआ है प्यूनेट इज अ ब्रिटिश स्टैटिशियन, तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपका काम क्या है ये पता कर लीजिए, ये बुक में देख के आप इसको असाइनमेंट समझ लीजिए कि ये आप देखिए कि प्यूनेट कौन थे। ठीक, तो यहाँ पे हम आपको बता दें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फाइन, तो ये आपका आंसर सही है। ओके, तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके हो सकता है एग्जाम में आ जाएं, या हो सकता है ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन आ जाएं। इसके लिए आप अपनी बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए, जितना अच्छे से आप पढ़ोगे उतने अच्छे से आप कर पाओगे। फाइन, इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसको आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फाइन, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, गुड बाय।